या तो ये दो तरीके से नजर आते हैं इस वक्त, या तो ये कुछ अध्यात्म की बातें करेंगे, नहीं तो ये पीछे वो बंदूक लेके खड़े होते सरदार ठोक दो गोली। कांतारा, फिर जेलर, फिर सलार। कांतारा भी आपने कहा? जी। एक चीज याद करता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक कैरेक्टर था पाइसल और एक कैरेक्टर था वेरिस। ये दोनों मैं करता था। पाइसल था वो 109 साल का बुजुर्ग है, और जो वेरिस था वो थोड़ा सा गेइश कैरेक्टर। जब वो बूढ़ा है तो आप थोड़ा सा ऐसे खेल सकते हैं। हाँ। और वेरिस, मुझे पता है मेरे साम्राज्य में कहाँ कौन कैसे बैठता है। वहाँ पर आप डब करते हो, हिंदी में ही करवाते हो, पर साउथ ही जाके डब कराना होता है वो सारा? हम पहले देख लेते हैं, पहले जाता हूँ मूवी का प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू करने के बाद देखता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से आर्टिस्ट चाहिए, कौन कौन से सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जो मैच करेंगे। अरे आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। हम कहीं मैच ही नहीं कर पाए। स्टेशन पे थे। हाँ। आप ट्रेन पकड़ते, आपकी आवाज बज रही थी स्टेशन पे। मेरी विदाई हो रही थी। मेरी आवाज चल रही थी, आपकी आवाज चल रही थी। नंबर 9212 जा रही है। अब डबिंग की तरफ चलते हैं कि हमें ये बताओ, एक डबिंग डायरेक्टर को टेक्निकली अंदर से, दिल से, आर्टिस्ट से क्या चाहिए होता है? टचवुड, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि यू नो योर जॉब। यस, दैट वाज मोर देन इनफ। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो कैमरा हमारा ऑन है, दोनों कैमराज ऑन हैं, तो पहले से ही मैं आज की जो शुरुआत करूंगी, तो पहले से ही दोनों स्क्रीन पे हम दिखेंगे जो हमारे गेस्ट हैं, मनीष भवन जी। तो जब आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि आज कुछ आध्यात्मिक पॉडकास्ट हमारा होने वाला है, या हम कुछ मंत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, या ज़िंदगी क्या कहती है इस बारे में जानकारी लेंगे, और श्वास प्रश्वास का कैसे खेल होता है वैसे लेंगे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। या तो ये दो तरीके से नज़र आते हैं इस वक्त, या तो ये कुछ अध्यात्म की बातें करेंगे, नहीं तो ये पीछे वो बंदूक लेके खड़े होते सरदार ठोक दो गोली। वैसा वाला कुछ सीन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनीष भवन जी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। डबिंग की दुनिया में इन्होंने बड़े अपने क्या बोलते हैं उसको, परचम लहराया हुआ है। अच्छे, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, पर मेरी इनसे पहचान हुई थी एज ए डबिंग डायरेक्टर जब मैं कलाकार हुआ करती थी। और अभी भी कलाकार हूँ वैसे, मैं ही डाल रही हूँ यार, गलत बात, हमेशा से रही हैं आप। तो ये मुझे डायरेक्ट किया करते थे, और पर्दे के जरूरत नहीं पड़ती थी वैसे आपको डायरेक्ट करने की, क्योंकि आप ही की स्क्रिप्ट होती थी। नहीं, बट ही कुछ एक डबिंग डायरेक्टर्स में हमेशा मुझे ये याद रहा है कि कुछ एक डबिंग डायरेक्टर्स हैं जो पर्दे के पीछे बैठते हैं, मॉनिटर के पीछे बैठते हैं, एंड दे नो देयर जॉब। उसमें से मनीष एक नाम है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैं इनको पहचानती हूँ, और बहुत सालों से हमने इकट्ठा काम किया। बहुत काम किया है, 25 साल हमने अथाह काम किया है। पहली सीरीज से याद कीजिए, अब टीचर्स पेट पहली सीरीज थी। माय गॉड, एली और ग्रेटा मैडम से भी थोड़े दिन पहले मिला था, तो याद कर रहे थे हम टीचर्स पेट को, याद कर रहे थे, लिटरली फर्स्ट सीरीज को याद करता हूँ, आपका जिक्र भी है। तो टीचर्स पेट एक ऐसी सीरीज थी जिसमें डॉग होता है, और उसको वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो अपने जो ओनर का जहाँ पलता है वो बच्चा बन के जाता है स्कूल पढ़ने, और वो बोलता भी है। मस्त सीरीज थी, बहुत मस्त सीरीज। पता नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की उसे हिंदी में कि कहीं दिखेगा, कहीं दिखता है। डिज्नी पे तब आया करती थी, अभी तो मेरे ख्याल से अब डिज्नी पे अगर वो दोबारा टेलीकास्ट करें पुरानी सीरीज तो शायद देखने को मिल जाए, अदरवाइज बाकी बहुत पुरानी चीज होगी। उसका टाइटल सॉन्ग का एंड, मुझे लड़का बनना है। यस, करेक्ट। और उसमें जो उसकी मदर का रोल था, जो लड़के की मदर का रोल था, वो बड़ी क्रैंकी आवाज में बात करती थी। आपने तो किया था। हाँ, वहाँ तो कैसी आवाज, कुछ करके एकदम वो शार्प, एकदम श्रिल, हाँ, एकदम अलग ही। हाँ, यस, करेक्ट, यही नोट था, यही नोट पकड़ के। और फुल सीरीज में मैंने इसी उसमें किया था, और ये थे हमारे डबिंग डायरेक्टर। उसके बाद हम कहीं रुके नहीं, हमने बहुत काम किया है, फिल्मों की डबिंग कह लीजिए, सीरीज की डबिंग कह लीजिए। और फिर उसके बाद मैं एक समय में मनीष से ऐसे इरिटेट होनी शुरू हो गई कि ये इतना अच्छा अभिनय करता है, मैं कहती तू भाई उस सीट से उठ और माइक के पास आ। याद है? हाँ। हमेशा मैंने इनको दो ही चीज बोली थी। एक जगह रहते थे, मैं बोलती थी वहां से निकल, दूसरा घर ले, और ये कहती थी कि माइक की तरफ आ, और इन्होंने दोनों बातें मेरी मानी। बिल्कुल।
और वो सिलसिला रुका नहीं है, माइक वाला जो लगातार जो चलता है। हालांकि माइक मैं यहाँ पे आने से पहले भी करता ही था, लेकिन वो एक जो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है वो मुंबई में है। हाँ। और एक जोन तुमने पकड़ लिया था कि तुम इतने कंफर्टेबल हो गए थे ना डबिंग डायरेक्शन में कि तुम इस तरफ आते ही नहीं थे कि ठीक है छोटा मोटा जो बच गया उसमें वो मैं जाके निपटा लूंगा और मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बट नाउ यू आर डूइंग गुड रोल्स। अब भी मैं कभी सुनती हूँ ये तो मनीष की आवाज़ है, अरे तो मनीष की आवाज़ है, तो इतना मज़ा आता है। तो अब हम वापस, क्योंकि इन्हीं लम्हों से गुजर के की जर्नी है, क्या पहले करते थे, कहाँ से हो आप और यहाँ कैसे आए? जयपुर का निवासी हूँ मैं, जब मेरा होम टाउन है। तभी मनीष भंवर है, ये भंवर गोत्र है हमारा, भंवर। हाँ। जयपुर का निवासी हूँ बेसिकली। जयपुर में भी जब मैं था तो स्टेज और स्केट्स और ड्रामा और स्ट्रीट शोज, प्लेज वगैरह किया करता था। हाँ। वहाँ पे भी आकाशवाणी पे मैंने काफी कुछ मतलब काम किया। अच्छा, आकाशवाणी में भी? हाँ, आकाशवाणी में। और वहाँ पे रविंद्र मंच हो गया, बिरला ऑडिटोरियम हो गया, आपका जवाहर कला केंद्र हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो प्लेज वगैरह किया करते थे। तो स्टेज फियर तो उस तरीके का था नहीं बेसिकली। हाँ। आवाज से खेलने वाली बात तो वो थिएटर में आपको सीख जाते हो, बिल्कुल वो चीज़ मुझे काम आई। वहाँ से मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ज्वाइन किया। अच्छा। दिल्ली में एक रिकॉर्डिंग एज एन असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट काम करता था। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में मैं करीब 1.5-2 साल रहा। एक स्टूडियो है एंजल ऑडियो करके। एंजल ऑडियो में जाते हो, पर वो किस समय से किस समय तक थे? तो ये बात हो गई है 2001-2002 की बात है। अच्छा, मैं 2000 में बॉम्बे आ गई थी। 2001-2002 की। तब राजीव जो है अपनी कोई सीरीज लेकर के वहाँ आए थे। अच्छा। तो मेरी मुलाकात राजीव से वहीं हुई थी। फिर वो अपनी सीरीज करवा के वहाँ से चले गए। फिर एक दिन मैंने उनको फोन किया कि है मेरे लायक काम मुंबई में, आ जाऊँ? आ गया। और फिर अपनी मुलाकात हुई, टीचर्स बैठे, वही एग्जैक्टली वही शुरुआत थी। यस, वही शुरुआत। बहुत मजा। हम लोग तो जो वाइल्ड रिकॉर्डिंग जो हंसी ठट्ठा करते थे, उसके अलावा जो बाद में चे में गुइयां हमारी जो चलता था सिलसिला वो अलग ही था। बहुत। और फिर आपके जो आयाम के प्रोग्राम्स होते थे उनमें बकायदा आपने मुझे पार्टिसिपेट करवाया जबरदस्ती। तू करेगा और क्या मेरे पास अभी भी वो, तुम पता है तब तो सीडीज हुआ करती थी ना, मैंने उन्हें ले लिया है पेन ड्राइव वगैरह में। आई हैव। तो आप भेजिएगा, मैं जरूर भेजूंगी। तुम आओ। और वो पुरानी यादें हैं। भेजूंगी नहीं, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ क्योंकि मैं लालची हो गई हूँ। आओ बैठ के देखो मैं साथ। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो डबिंग डायरेक्शन अभी तक आप कर रहे हो? जी जी, ठीक है। अभी आपका एक सिलसिला मुड़ा है टुवर्ड्स साउथ। हाँ। ये मौका कैसे मिला आपको? और इसके लिए मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा मनोरंजन को। मनोरंजन दास एक वेंडर है, बहुत प्यारा यंग इज ए पर्सन। उसने कहा कि सर मैं पिक्चर उठा रहा हूँ, आप डायरेक्ट करेंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। वो पिक्चर थी KGF 2। KGF 2। हाँ। तो उसके पहले डायलॉग्स भी हमने लिखे। अच्छा। वहाँ पे डॉक्टर सूरी थे बेंगलोर में, जिनके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट पूरा किया। मनोरंजन मुझे लेकर के गया था, डॉक्टर सूरी के साथ मिलकर के डायलॉग लिखे, फिर उसका पूरा डबिंग डायरेक्शन किया। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया KGF 2 से। फिर KGF 2 के बाद विक्रम, फिर कांतारा, फिर जेलर, फिर सलार। कांतारा भी आपने करा? जी, पहली वाली कांतारा, फर्स्ट टाइम। सलार, लाल सलाम, रायन, मैक्स, मार्क एंटनी और अभी कुली लेटेस्ट। तो इन सब के डायलॉग्स लिखने का मुझे मतलब मौका मिला और सबको डब डायरेक्ट करने का मौका मिला। तो ये सिलसिला से वहीं पर वहाँ पर भी कुछ चेंजेस होते हैं सेट पे डायलॉग्स के, या एक बार जो लिखती है वो एकदम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत चेंजेस करते हैं ऑन द स्पॉट। हमने बहुत नॉर्मल बात है, आपको पता ही, हम डबिंग में क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। नहीं यार, ये डायलॉग और स्ट्रांग हो सकता है, और स्ट्रांग कर दिया उसको। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन को काम करना होता है, कर दिया। तो वो सिलसिला चलता रहा, वो अभी भी चल रहा है। तो साउथ के बारे में हम अलग से बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि जो आपने यहाँ पर किया है अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो आप उसमें कौन कौन सी ऐसी सीरीज हैं जो आपको अभी तो मैं आपको क्या बताऊं, याद भी नहीं है इतना काम। मुझसे कोई पूछता है तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है, सच में बहुत डिफिकल्ट काम। 25 साल का डेटा है, कैसे याद रखे कोई आदमी? सच में यार, हमें मतलब याद भी नहीं कि कितनी वेब सीरीज, कितनी मतलब नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे डिज्नी हो, चाहे स्टार प्लस हो, कोई भी हो आप चैनल, यू नेम एनी चैनल, अब कुछ भी याद नहीं है। डिस्कवरी के शोज हो गए, BBC के शोज हो गए, बिल्कुल कहाँ याद है? इतना 25 साल का डेटा है, कहाँ याद रखोगे? तो आपने डिस्कवरी भी डब करवाए हुए हैं? हाँ, डिस्कवरी भी करवाया भाई, बकायदा।
किन में आपको, ऐसे तो हर कलाकार को हर काम अच्छा लगता है, क्या आपको ज्यादा मजा आता है? कार्टून? देखो, इसको मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मजा तो हर किसी चीज में आता है। आप डिस्कवरी के एपिसोड्स भी ले लो तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं, आप उनको डब करने में आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो वो आपके लिए नॉलेज भी बन जाती है। करेक्ट। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फेज है। मूवीज करवाते हैं तो मूवीज में आपके पास लिबर्टी कि आप अच्छे अच्छे डायलॉग्स, नए नए डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हो, खेल सकते हो, परफॉर्मेंस के साथ खेल सकते हो। बेसिकली एनिमेशन के अंदर फ्रीडम ही फ्रीडम है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं। लिप सिंक होता है बट फिर भी वो we can play with it. Yes. हम उसको अपने हिसाब से निखार सकते हैं। बढ़िया कैरी। अभी क्या होता है एनिमेशन में ज्यादातर कैरिकेचर चलता है, हालांकि आज अब वो चीज थोड़ी खत्म हो रही है। पहले कैरिकेचर ज्यादा होता था, तो अलग अलग तरीके से खेलते थे आवाज़ों मुझे से। यही कल भी मैं अपनी वर्कशॉप में सबको यही बता रही थी कि जरूरी नहीं है कि अगर वो कार्टून से रिलेटेड कोई 5-6-7 साल का बच्चा है तो माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे ना बैग उठाने में बड़ा मजा आता है, तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत होती नहीं है। सिंग सॉन्ग या स्टिकेटो होना ही नहीं चाहिए। क्यों इस तरीके से करते थे? मैंने नहीं किया कभी। नहीं, वो क्या है कि वो जैसी रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट का बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक रहता है। अगर क्लाइंट ने कह दिया हमको इसी तरीके से चाहिए तो आपको वैसे करना पड़ेगा। अदरवाइज ये है कि जो जितना नेचुरल हो सके ना उतना नेचुरल करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे हम आप ऑपरा में बैठ करके बात कर रहे हैं तो वही लोग उस तरीके से बात कर रहे हैं। अनलेस उसकी भाई कोई लायन है तो उसकी एक टिपिकल आवाज निकालनी है। आपने उसमें आवाज का वजन रख लिया, उसकी आवाज थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, डिलीवरी थोड़ी सी ठहरी हुई होनी चाहिए, वो वाली चीजें हैं। और आपका किया हुआ कोई रोल आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैंने बड़ा मजेदार, देखो होंगे तो बहुत सारे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं एक चीज याद करता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक कैरेक्टर था पाइसल और एक कैरेक्टर था वेरिस। ये दोनों मैं करता था। गेम ऑफ थ्रोन्स डब हुआ है? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स डब हुआ है, आपका पीएफटी में डब हुआ है। पर वो तो बंद हो गया था ना? नहीं, 3 सीजन डब हुए बकायदा पीएफटी सच में? हाँ, हिंदी मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तो सोचती थी कि ये कब डब होगा। 3 सीजन डब की, उसके बाद फिर उन्होंने डबिंग बंद कर दी थी, तो 3 सीजन की हिंदी डबिंग हुई है HBO पे ही। अच्छा। और वो HBO पे ही आया, उसके बाद अभी दोबारा कहीं देखने को नहीं मिला। ओके। तो उसमें वो जो 2 कैरेक्टर्स थे वो एकदम आमने सामने एक ही टेबल पे बैठ करके बात कर रहे हैं वो। सच में? हाँ, एक ही फ्रेम में, वेरीज और पाइसल, वो दोनों मैंने डब किए थे। तो कैसे आवाज को बदला था? एक तो जो पाइसल था वो 109 साल का बुजुर्ग है, और जो वेरीज था वो थोड़ा सा गेइश कैरेक्टर। हाँ, ओके। तो आवाज के साथ खेलने का मौका यूं मिल गया कि आपको जब वो बूढ़ा है तो आप थोड़ा सा ऐसे खेल सकते हैं। और वेरी, मुझे पता है मेरे साम्राज्य में कहाँ कौन कैसे बैठता है। तो वो आपको उसमें, हालांकि परेशानी की बात बोले तो कुछ भी नहीं आई, मुझे तो नहीं आई एटलीस्ट, लेकिन खेलने का मौका मुझे बहुत मिला। तो वो मुझे एक याद रहती है। और फिर एक मूवी है द आयरिशमैन, उसमें मैंने जो पेशी साहब को डब किया, वो कैरेक्टर बहुत मजेदार था। उसको हम लोगों ने 3 सीटिंग में डब किया, बट मजा आया उसको करने में। वो चैलेंजिंग था क्योंकि वो कैरेक्टर जो है वो 40 से लेकर के 90s तक जा रहा है। अच्छा। तो उसके ऑडिशन भी 3 स्टेज में हुए थे कि जो एक ही आर्टिस्ट आएगा वो अगर 3 वेरिएशन दे सकता है उस कैरेक्टर के लिए, जो 40s का प्ले करेगा, 60s का प्ले करेगा, 90 का प्ले करेगा, सेम आर्टिस्ट। तो उसका ट्रैवल इतना था, तो वो उसको करने में बहुत मजा आया। वो मुझे भी याद है चैलेंजिंग कि जब कंतारा हम डब कर रहे थे यहाँ पे साउंड एंड विजन में, इंग्लिश में जब हम डब कर रहे थे, तो यू हैड सेड कि मैंने भी कंतारा में, आपने कुछ हिंदी में कुछ और रोल किया था। हिंदी में जो मेन विलेन है उसमें साहेब, अच्युत कुमार जी, वो आपने किया था। और फिर इंग्लिश में आपने किसको किया था? इंग्लिश में मैंने उनको किया था, बट उन्होंने रिक्वायरमेंट की नहीं इंग्लिश में हम आवाज चेंज करेंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने आवाज चेंज कर, तो फिर वो शायद विनोद जी ने किया था, आई थिंक विनोद कुलकर्णी जी ने। हाँ, मैंने कहा उसमें हीरो की मदर को डब किया था इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में, साउंड एंड विजन में ही किया था। मैंने भी वही किया था, वो विलेन डब किया था पूरा अच्युत कुमार जी को ही। फिर उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं नहीं सेम साउंड करेगा, तो हम चेंज करना चाहते हैं, वी वुड लाइक टू चेंज द वॉइस फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि आपकी वॉइस ऑलरेडी कहीं और चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब हिंदी को मतलब उसमें करवाते हो, मैं आप अब क्यों बोल रही हूँ? हाँ, वही मैं कहने वाला था, क्यों आप क्यों बोल रहे हो? नहीं, आदत हो, हम लोग एक दूसरे को दोनों साष्टांग दंडवत बोलते हैं ना। बिल्कुल। साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो अगर वहां पर आप डब करते हो, हिंदी में ही करवाते हो, पर साउथ ही जाके डब कराना होता है सारा? देखिए, ज्यादातर मैंने अभी तक खाली एक पिक्चर को छोड़ करके, मैक्स को छोड़ करके, बाकी सब मैंने साउथ में करवाई है।
हिंदी मतलब साउथ टू हिंदी। यहाँ से वहाँ जाते हैं आर्टिस्ट, बाकायदा प्रोडक्शन हाउस उनको बुलाता है वहाँ पे। हाँ। और यहाँ से आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं। ओके। हम पहले देख लेते हैं, पहले जाता हूँ मूवी का प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू करने के बाद देखता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से आर्टिस्ट चाहिए, कौन कौन से सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जो मैच करेंगे, उनकी लिस्ट उनको बता देता हूँ, भाई आप इनको चॉइस कर सकते हो, इनको बुला सकते हो। अरे आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। हम कहीं मैच ही नहीं कर पाए, 19 फिल्मों में से एक का में मैच न का सरकार। अगली बार पक्का। Oh, thank God, Ahmedabad is lucky for me. You are always lucky for every place. तो ठीक है, वहाँ का वर्क कल्चर और यहाँ के वर्क कल्चर में क्या आपको बहुत जबरदस्त डिफरेंस है? बताओ मुझे। सबसे पहली बात तो उनका जो शेड्यूल चलता है, उनका टाइम फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सुबह 10 बजे अगर डब शुरू करना है तो आप भी मान के चलो 9:30 बजे आर्टिस्ट आ जाएगा, 9:30 बजे आपको पहुंचना ही है वहाँ पे। फिर आप यहाँ वाले आर्टिस्ट को लेके जाते हो, वो भी पहुंच जाते हैं? यहाँ वाला आर्टिस्ट चूंकि वहाँ जा रहा है तो उसको बोल दिया जाएगा कि भैया इतने बजे आपका शेड्यूल है, पहुंच जाएगा उसके हिसाब से। और बाकायदा उनका जो हर चीज़ का फिक्स है टाइम, सुबह इतने बजे स्टार्ट करना है, इतने बजे लंच है, लंच बोल दिया एक बार स्टूडियो के बाहर से आ गया बंदा, लंच टाइम तुरंत चलो लंच करेंगे। शाम को स्नैक्स टाइम हो गया, स्नैक्स टाइम, फिर उसके बाद डिनर हो गया। तो पार्टी को पंक्चुअल बहुत है, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी, बहुत पंक्चुअल है। तो उस चीज़ को वहाँ पे करने में मज़ा आता है, डिसिप्लिन है, काफ़ी डिसिप्लिन है, विच आई रियली लाइक। यहाँ पे अपने क्या है कि 11 बजे का टाइम दिया, आर्टिस्ट 12 बजे तक पहुँच रहा है। हालांकि हर बार नहीं है ऐसी बात, हाँ, पर बहुत बार होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब आपका आर्टिस्ट यहाँ से जब वो गया, वो एक ही काम के लिए गया हुआ है, और यहाँ वालों ने हर एक को हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ दोनों ही फैक्टर हैं, दोनों ही फैक्टर्स हैं एक्चुअली देखा जाए। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगा देते हैं। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो साउथ के, जो जिन्होंने फिल्म बनाई होती है, क्या वो बीच बीच में मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल आते हैं। एडीज, ज्यादातर एडीज जो है वो बैठे रहते हैं आपके साथ। हाँ। और कोई कंफ्यूजन होता है तो वो पीछे से बोलते हैं कि इसको हमने इस सेंस में लिया है, तो आप इस डायलॉग को ऐसे चेंज कीजिएगा। अच्छा। तो वो उससे पता लग जाता है। प्लस कोई डब होता है इम्पोर्टेंट किसी कैरेक्टर का, तो वो डब करवा करके डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर उसको देखता है, उसको लगता है कि आवाज़ जा रही है, सही नहीं जा रही है, कैरेक्टर उस पर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो उसके हिसाब से चेंजेस अगर वो चाहते हैं तो होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो दखल की बात ये कहेंगे एक तरह से वो काम को सही करने के लिए ही देखा जाए तो ठीक है, मतलब वो काम को इम्प्रूव करने के लिए, जबरदस्ती नहीं, ऐसा कुछ क्रिएटिव ऑल क्रिएटिव विच इज ऑलवेज हेल्दी एंड गुड फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलाना है तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप जो भी दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, आप उनमें से किन से मिले हो और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, मैं अपने जो विक्रम के जो डायरेक्टर थे लोकेश कनकराज, उनसे मिला हूँ। वेरी हम्बल पर्सन। नेल्सन सर से मिला हूँ, अगेन वेरी क्रिएटिव पर्सन। अच्छा, ठीक है। बात करने में मजा आता है उनके साथ, वो अलग तरीके से बात करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क रहेगा, लैंग्वेज बैरियर रहता है, पर उसके बावजूद भी क्या है, वो कॉन्वर्सेशन जो होता है वो हो जाता है। ये है। और बाकी डायरेक्टर्स से 1-to-1 ऐसे नहीं मिलना हुआ। हाँ, उनके जो एडीज वगैरह रहते हैं वो सारे के सारे उनके साथ मिलना होता है। तुमको कभी ऐसा मन करता है कि यार हाँ सेटल हुआ जा सकता है, ऐसा सोचा है? सेटल थोड़ा मुश्किल है। ओके, बट वहाँ का लेकिन ऐसा है कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं पूरा कंफर्टेबल जोन में रहता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज कभी वहाँ पे आड़े नहीं आती। मुझे इसकी परेशानी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा मेरे को एक असिस्टेंट दे दिया जाता है जो कि पूरी हिंदी समझता है बेसिकली, और वहाँ की लैंग्वेज भी जानता है। हाँ, वहाँ की लैंग्वेज में तो मुझे कुछ कन्वे करना है या उसको कुछ कन्वे करना है, तो दोनों 2 ways हो जाता है, सारी बात हो जाती है। ओके, इसलिए वो परेशानी नहीं आती है। तो आपने कभी थिएटर यहाँ पर किया है? यहाँ पर थिएटर नहीं किया, यहाँ पर आकर के थिएटर नहीं। पहले से जब वहाँ से सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा, जब दिल्ली से आप यहाँ आ रहे थे, तो क्या सोच कर आए थे कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ? देखिए, वॉइस इंडस्ट्री से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मेरा राजस्थान में मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट था पहले, और वहीं पे मेरा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सेटअप भी था। आपका अपना? मेरा खुद का। अच्छा। हाँ, ये बात हो गई 29-30 साल पुरानी। ओह, तो क्या क्या करते थे आप उसमें? पूरा मैं एक्चुअली राजस्थान का पहला मल्टीमीडिया सेंटर मैंने खोला था, तो मल्टीमीडिया में सिखाता था, आई यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट देम, प्लस छोटा सा एक रिकॉर्डिंग सेटअप भी मैंने डाल रखा था। तो वहाँ के जितने आईवीआर्स होते थे लोकल, वो सब मेरे यहाँ ही रिकॉर्ड होते थे, तो मैं खुद ही रिकॉर्ड करता था बेसिकली। अभी दर्शकों को बता दो कि आईवीआर्स क्या होते हैं। इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग।
तो जैसे कि आपके खाते में 5 रुपए 32 पैसे बचे हैं। हाँ, आगे का जानने के लिए 2 दबाएं। कृपया 3 दबाएं। हाँ, इंग्लिश जानने के लिए 1 दबाएं। हाँ। आपका भी तो एक किस्सा मुझे याद है, जब आप बता रहे थे कि आप किसी स्टेशन पे थे। हाँ। आप ट्रेन पकड़े थे, आपकी ही आवाज बज रही थी स्टेशन पे। मेरी विदाई हो रही थी। हाँ, मेरी आवाज चल रही थी। आपकी आवाज चल रही थी। प्रयागराज एक्सप्रेस। करेक्ट, ये आपने याद दिलाया, मुझे किस्सा याद आ गया। बताती ये मेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है। फिर पूरे पंजाबियों के ग्रुप में ऐदी आवाज है, ऐदी। उनको लगता था मैं रोज स्टेशन पे जाती थी वहां 9:30 बजे और वहां माइक पे एनी रात उत्थे आंदी है। हाँ, सही जगह जा रही हूँ मैं। नहीं तो लेकिन इसलिए वो हमने क्लियर कर दिया, इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग IVRs होते थे वो। हाँ, exactly. जो पहले रिकॉर्ड हो जाते थे। और बड़े मजेदार उसमें होता था कि आपको ये भी बोलना है, राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से तोड़ के जा रही है। 1 2 फिर 1 2 ऐसे करके। अच्छा, वो लोग जैसे ट्रेन नंबर चेंज करना होता है तो आपकी वॉइस है, खाली ट्रेन नंबर पता चला, ट्रेन नंबर में आवाज कुछ दूसरी सी बजी है, हल्की सी, क्योंकि वो पंच लगता था अलग से। ट्रेन नंबर 921 जा रही है, अलग। कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जाइए। करेक्ट, हाँ, ये वॉइस में पता लग जाता था ना कि किसी और ने जंप किया है। बड़ा मजेदार ऑडियो के कितने वर्ड है। डबिंग के लिए मेरी वर्कशॉप्स होती हैं जी। डबिंग के लिए बहुत कलाकार आते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं। अब डबिंग की तरफ चलते हैं कि हमें ये बताओ कि एक डबिंग डायरेक्टर को टेक्निकली अंदर से, दिल से, आर्टिस्ट से क्या चाहिए होता है, कितना तैयार आए वो। देखिए, तैयार आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर एक डबिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको उस तरीके से डायरेक्ट करे कंफर्टेबली कि वो उस न्यूएंस को समझे, उस तरीके को समझे, उस डिलीवरी को समझे, कैसे बोलना है, उसके अंदाज को समझे। तो वो बताने का काम फिर डबिंग डायरेक्टर का ही होता है। ठीक है। तो इस लिहाज से मेरा ही मानना है कि डबिंग डायरेक्टर को बेसिकली अपने आप में एक आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी। और दूसरी चीज, उसके पास शब्दों का गुच्छा, पुलिंदा, भंडार, खजाना होना चाहिए, वो जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड आपने बोला वो उसमें अच्छा साउंड कर रहा, तो उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, उसके पर्यायवाची कितने हो सकते हैं जो उस जगह पे, उस लिप पे फिट हो सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा। या कभी कभी 2 शब्द ऐसे मिंगल हो जाते हैं कि उनको बोलने में फंबल आता है। हाँ, होता है कई बार। तो डबिंग डायरेक्टर का काम होता है, अगर उसको शब्द पता है तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट। या कोई आर्टिस्ट अटक जाता है कि भाई उसको ये शब्द बोला ही नहीं जा रहा है। होता है बहुत सारे। उसके पास भंडार होना चाहिए। हमने वो वाली चीजें देखी। अब हम तो चलो सीख के आए हैं आकाशवाणी से, विविध भारती से, हमारा स्ट्रॉन्ग रहा है हिंदी और उर्दू, हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। पर मैं ये देखती हूँ कि डबिंग डायरेक्टर जो यंगस्टर्स हैं या आके बैठ गए, बस हमने, क्योंकि हमें कुछ कमाई करनी है, हम बैठ गए उसके पीछे। नहीं, सीरियसली मैं इस बात को कह रही हूँ। और जो उनको रखते भी हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो एक आर्टिस्ट पे कभी कभी बहुत वियर्ड तरीके से, बोलना नहीं चाहिए, बोझ बन जाते हैं। क्योंकि आर्टिस्ट नॉन प्लस हो जाता है, उसके पास कुछ करने को होता नहीं है। वो सिर्फ ये बोलते थे एक टेक और लेंगे। पर क्यों लेंगे ये बताना जरूरी है। हाँ, एक और करते हैं। क्या हुआ? एक करते हैं, पर आप उसमें बदलाव क्या चाहते हो वो उस बताने लायक नहीं रहते हैं। वो अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जो उस कुर्सी में बैठा हुआ है वो थोड़ा सा परिपक्व रहे। पॉलिटिकली आंसर नहीं चाहिए। पॉलिटिकली नहीं, मैं कह रहा हूँ अब उनके लिए क्या कहा जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि उससे पहले सीखो आप उस चीज़ को। ये एक विधा है, ये कोई मजाक नहीं है। कभी कभी जब हम बात करते हैं, जैसे मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो शायद नहीं, अब तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आज से अगर मैं 8-10 साल पुरानी बात करूँ तो जैसे बात करते, क्या करवाते हो भाई? डबिंग करते हैं। अच्छा, बोलना ही तो होता है। अच्छा, डायलॉग ऐसे करना होता है। हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये काम करते हो। उनसे कहो आप आओ जरा माइक पे, आप करवाओ जरा, फिर बिठाओ। भाई उधर से तो आपको हलवा लग रहा है, जरा यहाँ करके खा के दिखाओ, फिर पता लगेगा कि हलवा है, इसमें कितनी चीनी और कितना जो नमक है। बिल्कुल नहीं। और मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि डबिंग डायरेक्टर के लिए क्यों नहीं कोई कोर्स, मतलब लाइक वर्कशॉप्स उनके लिए क्यों नहीं होती हैं?
हम वर्कशॉप वॉइस के लिए कराते हैं क्योंकि आपको हर रोज नए आर्टिस्ट की जरूरत है, पर क्या एक आर्टिस्ट को अच्छे डबिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली, या हर आर्टिस्ट को डबिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए क्यों नहीं कोर्स करवाए जाते हैं? जैसे राइटर्स के लिए भी लोग करवाते हैं, फिर भी करवा लेते हैं, सिखाते हैं उनको कि भाई ऐसे 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 ऐसे, या उनकी बड़ी स्क्रूटनी होती है जब आप जाते हो उनके पास, नहीं ये डायलॉग अच्छा नहीं लगा, इसको ऐसे लिखे वैसे लिखे। तो हम क्यों नहीं वो चीज़ कर सकते कि एक डबिंग डायरेक्टर को भी हमारे सामने एक अच्छा बंदा होना चाहिए जो कुछ बता तो सके, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक और लेते हैं। नहीं, वो बात सही है आपकी। हाँ। क्या ऐसा कोई मैंने सुना नहीं कि कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग दे रहा हो या कोई इस तरीके से तैयार करवा रहा हो डबिंग डायरेक्टर्स को स्पेशली। जब भी आपको कोई इंटर्न रखना होता है किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, वो उसको 2-4 काम दे देते हैं, तुम जरा बैठ जाना सीनियर आर्टिस्ट के साथ, देख लेना कि स्क्रिप्ट क्यूसी हुई है कि नहीं, या तू डबिंग डायरेक्टर के बगल में बैठ जा और ये देखता रहे कि तुझे क्या करवाना है। तो दोनों को ही ना उनको नुक्तों का पता होता है। ठीक है, ठीक बात बोल रही है ना। जैसे मैं कभी कहीं पे हर्ज भी बोल देती हूँ, हर्ज बोल देती हूँ, तो बोलते हमने गलत बोला, आपको हर्ज बोलना है। अच्छा। तो बोलते तू चुप रहे भाई, हमको पता है कि उसमें नुक्ता कब लगना है और कब नहीं लगना है। तो मतलब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि मुझे मेरी लाइफ में मेरे 25 साल मुंबई की जर्नी में मुझे चुने हुए 2-4 डबिंग डायरेक्टर्स लगे जिनको समझ थी, इंक्लूडिंग नुक्ता, करेक्ट है ना। किसी को तो सिंक का बहुत अच्छा पता होता है, किसी को ये पता होता है कि उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, उसको ये पता है कि मुझे ये पता है कि इस इंग्लिश का मतलब क्या है, हिंदी में वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, कोई उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। पर उर्दू, हिंदी, नुक्ता, उच्चारण, क्लिष्ट शब्दों का वो बहुत कम लोगों में होगा, और उसमें से शायद ही मैं 1-2 लोगों का नाम लिख सकती हूँ, जिसमें से एक तुम्हारा नाम है। थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है। नहीं सच में मैं बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और तुमसे सीख के अगर जो भी लोग जिन्होंने तुम्हारे डायरेक्शन में काम किया होगा, दे आर ब्लेस्ड कि उनको कम से कम समझ में आया होगा। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा आर्टिस्ट है, प्लीज पॉलिटिकली करेक्ट मत होना, नहीं कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं, हम तो वैसे भी नाम नहीं लेने वाले हैं, दिग्गज हैं या बहुत नोन हैं, और उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, और आप उनको कभी समझाना चाहो तो वो समझते। बहुत हुआ है प्रतिभा जी, ऐसे बहुत हुआ है। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, जिनकी थोड़ी सी कह सकते हो कि उच्चारण में कई वो तंग है उनका मामला, शब्दों के उच्चारण में उनका वो उतना पकड़ नहीं है, सालों से काम कर रहे हैं, वो अच्छी आवाज के धनी है, बेसिकली बिल्कुल अच्छी आवाज के धनी है, इसलिए वो इंडस्ट्री में हैं और बुलाए जाते हैं। अब उनसे शब्द नहीं बोले जाते हैं प्रॉपर, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये हुआ है, बहुत हुआ है। और छोटे आर्टिस्ट नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं। नहीं, उनको फिर मैं कोशिश ही करता हूँ, अगर वो शब्द वो बोल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए कोई दूसरे शब्द भैया रिप्लेस कर दो ताकि काम निकले, काम सही हो। प्लस उनको भी डिस्कम्फर्ट ना हो, वो नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड चेंज कर देते हैं, वही एक तरीका बचता है। फिर कभी ऐसा हुआ कि एकदम बाल नोचने का मन कर गया और वो होता है एक आर्टिस्ट को आपने दिया है 1 घंटा, जिसमें आपको जेन्युइनली लगता है कि पौने घंटे का काम था, चलो 1-1.25 घंटा भी ले लेगा तो चलेगा, पर उसने तबाही मचा दी हो। होता है कैसे होता रहता है, वो प्रेशर कैसे बस यही कोशिश करते हैं कि अपने आप को शांत रखो, काम को पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है, खुद को शांत रखो। आर्टिस्ट को ज्यादा कंफर्टेबल कर दो कि तू नहीं कर पा रहा, तो उसको भी कॉन्शियस ना करे, उसको फिर हल्के फुल्के शब्द दे करके किसी तरह से काम निपटा लिया जाए। हाँ, एक परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे करके वो इम्पोर्टेंट रहता है। पर होता है ऐसा, और होता आया है, और अभी भी होता है। अभी लेटेस्ट जब मैं कुली करवाने गया था तो भी 2 आर्टिस्ट जो थे वहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे, वहाँ की अच्छी हिंदी की थी। रजनीकांत जी वो मिले आपको कभी? हाँ, मैं मिला हूँ रजनीकांत जी, 3 बार मिला हुआ मेरा उनसे। अरे ही इज सो डाउन टू अर्थ पर्सन, सो हम्बल, ही इज अ गोल्डन हार्ट पर्सन, आई कैन, यस सीरियसली। आपसे बात करेंगे ना, जैसे मनीष ठीक सही था, मैंने ऐसा सही था, एक और चाहिए ले। अच्छा, वो अपना हिंदी में ही करते हैं? हाँ, नहीं, वो यूजुअली उनके लिए अपने आर्टिस्ट ही डब करते हैं, लेकिन उनकी 3 फिल्म्स में उन्होंने कुछ हिंदी के वर्ड्स बोले थे, तमिल में भी, तमिल लैंग्वेज के अंदर भी, तो वो पैचेस के लिए फिर वो बुलाते थे मुझे। अच्छा। तो मैं जाता था, तब उनसे जो है मेरा मिलना हुआ बेसिकली। तो इस तरह से 3 बार मिला। बहुत ब्लेस्ड हो यार, क्योंकि कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं ना जिनका हमने, क्या होता है कि एक ऑरा ये है कि हाँ वो अच्छा आर्टिस्ट है, पर जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छे शख्स हो। पर रजनीकांत जी के लिए मैंने एक सिंपल गोल्डन हार्ट,
हाँ, प्योर गोल्डन हार्ट, वेरी सोलफुल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। कहीं से आपको लगेगा नहीं कि ही इज सुपरस्टार। जब आप उनसे बात करोगे ना, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। और उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, विदाउट मेकअप। हाँ, जो सबसे अच्छी बात है, वो सबसे बड़ी बात है कि कहाँ वो हर इंसान को अपने उसका पता होता है, मैं तो ऐसे ही दिखना चाहिए, पर वो जैसे ही कैमरा ऑफ ही एकदम जस्ट लाइक यू एंड मी। और वही वाला जलवा है, वैसा ही वाला जो देवता समझते हैं वहाँ लोग उनको, सीरियसली, है ना? सीरियसली सेम चीज, सेम पॉइंट पे जब मेरी मुलाकात कमल हासन सर से हुई थी। उनसे भी मिले? हाँ, वो विक्रम के टाइम पे मिला हुआ उनसे। तो वो टेस्ट करते थे लिटरली, वो माइक के धनी है, ही इज एन आइकन, मतलब ही हिमसेल्फ इज ए फिल्म। अपने आप में वो इंडस्ट्री है, मतलब ही इज चाइल्ड एक्टर सिंस ही इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस ही वाज चाइल्ड। से डायरेक्ट किया हुआ, ऊपर से डायरेक्टर वो है, प्रोड्यूसर वो है, एक्टर वो है, सिंगर वो है, कोरियोग्राफर वो है, सिनेमेटोग्राफर वो है। मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताओ जो जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। तो उनके साथ बैठ करके अगर बात कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली सिर्फ सीखने को मिलेगा, सिर्फ सीखने को मिलेगा। वो एक जो उनके साथ विक्रम मूवी में डब करवाया था, वो पूछते थे तूने ये शब्द तो लिखा है, मुझे इसका दूसरा शब्द दे, तीसरा शब्द दे, चौथा शब्द दे, पांचवा शब्द दे। हाँ, वो लिटरली इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए उनके सामने। तो फिर देता था तो टच वुड, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि यू नो योर जॉब। Yes. That was more than enough. That was more than enough. Will be coming from Kamal Hassan. You know your job. That's amazing. बात खत्म हो जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके सामने आप जाके, जैसे आपने बोला ना कि उनको सुनने में ही सीखने को, हाँ, ऐसे लोगों के सामने तो बातें करनी ही नहीं चाहिए। आप चुप रहोगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ, ये फैक्ट है। और यही चीज मैं बच्चों से बोलती हूँ कि जब कोई सीनियर बंदा होता है ना, या कोई भी अपनी जगह का माहिर होता है, करेक्ट, वहाँ चुप रहो यार, उनको सुन लोगे, काफी है। सुनते रहो। कुछ आपके ज्ञान के लिए आपको कुछ पूछना है तो बेशक पूछ लो, धीरे से पूछो और फिर सुनते रहो। बीच में मेरे को तो ऐसा लगा ये सब मत करो, क्योंकि है ना, ये वो जो बीच में प्लीज सुनो, अपने आप को जितना वो ले सकते हो, जितना पी सकते हो, तो उतना जरूरी है। यहाँ पे आपने जितने लोगों के साथ काम किया है, आई थिंक हम लोगों की शुरुआत एली मैम, ग्रेटा मैडम, उन्हीं के साथ ही। राजीव का तो मुझे पता ही है, राजीव के साथ काम किया है। अब कितना आपको लगता है कि कितना वक्त आप मुंबई में बिताते हो और कितना वक्त साउथ में बिताते हो आप? अभी तो ऐसा हो गया है कि वैसे अभी थोड़ी सी शांति है। अच्छा, ओके। अदरवाइज ये होता था कि हर दूसरे या तीसरे महीने में साउथ में होते थे। ओके। तो यहाँ के लोग होते थे, फोन करते थे, यहाँ हो या वहाँ हो। तो अभी जब आप सीरीज वगैरह कर रहे होते तो मैनेज हो जाता था आपकी डबिंग वगैरह? हाँ, कुछ अच्छा, यहाँ के कुछ हाउसेस के क्या है कि स्टूडियोज चेन्नई में भी हैं, तो बेंगलोर में भी हैं, तो हैदराबाद में भी हैं। तो यहाँ के जो बड़े हाउसेज हैं, उनके काम अगर होते हैं तो वो उनके वहाँ लोकल स्टूडियो में जाके कर देता हूँ वहाँ पे। तो वो मुझे फायदा हो जाता है ना। बिल्कुल, उनके स्टूडियोज वहाँ पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साउंड एंड विजन का, करेक्ट, साउंड एंड विजन है, आपका ऑडियो मैजिक है, ठीक है, तो इनके स्टूडियोज हैं वहाँ पे। तो आप अगर यहाँ तो इनका कोई भी कंटिन्यूटी का काम होता है, तो वहाँ मैंने किया है, इसलिए बोल रहा हूँ, किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात है। करेक्ट, उनके स्टूडियो के लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है। रुकने की जरूरत नहीं है, ना उनका काम रुका ना मेरा काम रुका। तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बच्चे हैं। एक का नाम लपक लड्डू हम बोला करते थे, लपक लड्डू, अब तो बड़ा हो गया, आभास है उसका नाम। आभास। और बिटिया का नाम? आयुषी तो पता है। हाँ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं दोनों अभी? आयुषी की तो ग्रेजुएशन हो गई है, अभी वो आपका आर्कियोलॉजी में कोई एक नया कोर्स कर रही है। अच्छा, आर्कियोलॉजी में। और आभास का फर्स्ट ईयर है अभी। ओके, तो उसको अभी से कुछ पता है कि मुझे किस लाइन में जाना है? बोलता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कहा तो पहले पढ़ाई कर ले, उसके बाद जो करना वो कर लेना। You are free to do anything whatever you want to do. Simple. तो कैसे संबंध है परिवार में बच्चों के साथ? मस्त। अरे मेरी टांग खींचते हैं। अच्छा, मेरी टांग खींचते हैं, लिटरली दोनों बच्चे मेरी टांग खींचते हैं एकदम। और ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, मस्ती एंजॉय चलती रहती है। ऐसा लगता नहीं कि मैं उनका बाप हूँ, ऐसा लगता है वो मेरे को ट्रीट करते हैं, ठीक है बात करते हैं आपसे जरा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। पर तुम स्ट्रिक्ट
मैंने ऐसा देखा है कि हंसी ठट्ठे तक तो है ठीक, मगर जहाँ तुम्हें अपनी बात कहनी है वहाँ तुम्हारी एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। वो घर पे है, समझते हैं बच्चे समझ जाते हैं। इतने बड़े हो गए कि समझ जाते हैं। पर मुंबई में जैसे पले हैं वो यहाँ पर, और राजस्थान में बच्चे पल रहे में क्या फर्क आपको नजर आता है? देखिए, फर्क में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो मैंने दूसरी चीज़ें देखी है, दूसरे बच्चों को देखा है, बहुत अलग है। मेरे बच्चे टचवुड बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठी हैं, बाकायदा व्रत करने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ये बात, किसी भी ऐसे माहौल से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं जिसको आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। हाँ। किसी भी तरह की, ना उनकी कोई ऐसी कंपनी है, ना ही उनका कोई ऐसा सर्कल है, और जहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है वो घर पे आके बता देते हैं और फिर दोबारा उस तरफ नहीं जाते। ये उनकी सबसे अच्छी बात है। इसका श्रेय तो माँ बाप को जाता है, अपब्रिंगिंग पे जाता है। मैं तो वाइफ को दूंगा पूरा श्रेय। हाँ, बिल्कुल। बाकी जो मुझसे होता है मैं करता ही हूँ, ऐसी बात नहीं। बाकी 24 घंटे बहुत डेडिकेट किया है अपने आप को। तुम्हारी लाइफ की जर्नी को देखते हुए उसने बहुत डेडिकेट, और मुस्कुराते हुए काम करती है। और मैं मिली रही हूँ उससे, मैं तो जानती हूँ। आप तो जानती हैं। मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। शी इज अ वेरी स्वीट लेडी। आने वाले वक्त के लिए क्या तुम कभी कुछ प्लान करते हो, या जो अगला दिन आता है वैसा जीते हो? देखिए, प्लान कुछ पता नहीं होता। अपनी जो इंडस्ट्री है, अभी बात चल रही, चलो एक मूवी और करनी है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं यही कहूँगा कि चल रहा है, आ जाएगी, करने चली जाएंगे। डबिंग्स रेगुलर चलती हैं, वॉइसिंग रेगुलर चलती हैं, वो आपके डे टू डे बेसिस पे चलती ही रहती हैं। कभी एक्टिंग के लिए कुछ ट्राई किया? ट्राई नहीं किया, मुझे लोगों ने मुझसे करवा लिया। दो तीन शॉर्ट फिल्म्स की हैं। करी हैं? हाँ। ओह वाह। तो कर ली, मतलब वो सब फ्रेंड्स के लिए। क्योंकि तुम्हारे फेस पे कैरेक्टर है, यू नो ना। जैसे मैंने बोला कि या तो इनको पंडित जी के उसमें बिठा दो, नहीं तो भाला पकड़ के करोगे बॉस किसको ठोकना है, तो वो कैरेक्टर्स हैं। और गेटअप तुम्हारा, मैं तो तुम्हें चलता फिरता वो क्या है उनका नाम जो है वो, राजपाल यादव। हाँ, मुझे तो राजपाल यादव शुरू से तुम लगते थे। तो यू हैव दैट। और हमारे साथ तो तुमने एक्टिंग करी हुई है, और बहुत आपके साथ तो आयाम के टाइम भी किया, बहुत किया, आपने करवाया था। नहीं, अच्छा कलाकार होते हो यार, इंसान तो खुद कर ही लेता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जैसे पहले भी तुम्हें बोला कि तुम्हें कोई करे तो जरूर करो तुम, क्योंकि है तुम में वो बात। और वो कोई बुलाएगा तो जरूर चले जाओ। साउथ में कर लो ना। कितनी लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो उस लैंग्वेज को, और कौन सी लैंग्वेज में? थोड़े से वर्ड समझ में आ जाते हैं, क्योंकि कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, 3 लैंग्वेजेस में ज्यादा हुआ है बेसिकली। मलयालम भी की है, पर वो OTT के लिए है बेसिकली। तो ये थिएटर के लिए ज्यादातर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। ओके। और उसमें से कुछ अब चीजें समझ में आने लगी? हाँ, मार्केट में निकलो तो कुछ, हाँ, कोई वर्ड्स कुछ क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक वहां रहते हो ना। 1-6 महीने आप वहाँ रुकते हो, तो उसी माहौल में आपके डायलॉग्स भी वही सुन रहे हो। आपका जो इंजीनियर है वो भी साउथ इंडियन है, ठीक है, आपका जो दूसरा असिस्टेंट है वो भी साउथ इंडियन है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आती हैं। फिर वो एक्सप्लेन भी करते हैं, इस वर्ड्स इसका मतलब ये है। खाने के लिए चीज़ें हैं, उन पर वो एक्सप्लेन करते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। तो वो थोड़ा समझ में आता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये डिफरेंस लगता है कि जो हम पुरानी फिल्मों को, साउथ की फिल्मों को देखते थे, हाँ, क्या उसमें अब जाके कुछ बदलाव आया है? कि अभी भी वही वो जो चिल्लाहट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या कर रही हो तुम? तो हाँ, जब मैं एक या 2 फिल्में में डब करने गई थी, अच्छा, तो मुझे कुछ ऐसा ही कुछ बोलना था कि अरे क्या कर रहे हो सुबह से, अरे क्या कर रहे हो, उठना नहीं है सुबह, तो मुझसे ऐसे करवाया गया था, अरे क्या कर रहे हो, हाँ, तुम्हें उठना नहीं है। मैंने कहा 1 नोट ऊपर, 2 नोट ऊपर, 3 नोट ऊपर। हाँ, तो क्या ये अभी भी नहीं, ये आप जो बात कर रही हैं पुरानी फिल्मों में होता था, और मैंने भी बहुत देखा है। अब नहीं है वो चीज, अभी काफी नेचुरल हो गया, बहुत नेचुरल हो गया। अभी भी वो एक गोली अभी तक जो जितनी तो 8 में बिखर जाती है। नहीं, जितनी मैंने मूवीज ये करवाई हैं, इन सब में काफी ठहराव और काफी जो नेचुरल चीजें, डायलॉग डिलीवरी की बात नहीं है, अभी भी वो एक्शन में वही चीज है कि केले से वो उनकी वो डिपेंड नहीं, अभी इतना नहीं। अब गलत नहीं करेगा कोई। करेक्ट। पब्लिक बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है, बहुत हो गया कि तुमने उसकी बंदूक में छेद कर दिया, वो 2 हुई और उसने 2 दुश्मनों को मार दिया। वो हो गया, वो 15 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, हो गया। क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली कोई नहीं देखी, KGF आई थिंक मैंने देखी थी, उसके बाद हाँ कंतारा, डेफिनेटली कंतारा देखी थी। अभी नया क्या करने वाले हो? नया कुछ आया है आपके पास? बात चल रही है, जब तक
कुछ नहीं होता है तब तक कुछ नहीं बोल प्रोजेक्ट सकते। का नाम भी नहीं बता सकते। और वैसे भी हमारे साथ एक ये चीज होती है, एनडीए साइन होता है। हाँ ऑफ कोर्स, हमारे साथ भी होता है करेक्ट करेक्ट। तो वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज ए प्रोफेशनल कि आप जब तक प्रोडक्शन हाउस नहीं बोले तब तक आप नहीं बोल सकते उसके बारे में, और नहीं बोलना भी चाहिए। दैट इज ट्रूली प्रोफेशनल थिंग। ओके, तो मैंने अभी आपसे ये सवाल पूछा था कि यंग जनरेशन जो आने वाली है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बट आप आने वाले भावी कलाकारों के लिए दो सवाल हैं। उन्हें क्या तैयारी करके आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, कितना और तैयारी करके आना चाहिए, और सेकंड सवाल हो जाएगा एआई पे। तो पहले हम यंग जनरेशन को क्या तैयारी करके डबिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए या वॉइस वर्ल्ड में आना चाहिए? सिंपल सी बात है, सीधे मत आओ। पहले अगर कोई मेंटर है, कोई गुरु है, कोई टीचर है जो आपको वॉइसिंग सिखा सकता है, डिक्शन सिखा सकता है, पहले वो सीखो। और आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है तो आप किसी स्टूडियो में ऐसे टाई अप करो कि आप वहाँ जाकर के पहले आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखो, ठीक है। फिर आप जिस भाषा में काम कर रहे हो आपको उस भाषा की पकड़ होनी बहुत जरूरी है, आपको भाषा का और अच्छी पकड़, प्लस आपकी डिलीवरी, आपका उच्चारण, वो सबसे इम्पोर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों का जब आप बोलते हो तो आपको उसको कैसे उच्चारित करना है वो आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप माइक पे मत जाए, कोई फायदा नहीं, ठीक है। इतनी जल्दबाजी है ना आजकल लोगों मैं वही कह रहा हूँ, आप पहले देखें, सीखें, समझें, ऑब्जर्व करें, पीछे बैठ करके देखें, आर्टिस्ट को देखें, जो सीनियर आर्टिस्ट है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो शब्दों को बोल रहा है, किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, भाषा पे पकड़ कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मूलभूत है, मतलब इसके बिना आप, मैं तो कहता हूँ मत करें कोशिश। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो मत करें कोशिश, यही मैं कहूँगा, है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। गुड। एंड जो अभी आपने बच्चों से रिलेटेड बात करी, क्योंकि आज की यंग जनरेशन में बहुत दौड़ है, बहुत, मैं हर से एक से सवाल पूछती हूँ, उन बेचैन आत्माओं को, उन जेनजीज को आप क्या कहना चाहोगे? शांत रहो, जितना शांत रह करके चीजें सीख सकते हो सीख लो, बहुत अच्छी बात है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, नॉलेज की कोई लिमिट तो है नहीं, बस आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल में रख करके सीखना है वो आपके ही ऊपर है। आपका माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की तारीख में माहौल सबसे जरूरी चीज है कि आपका सर्कल क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका स्कूल का या कॉलेज का सर्कल कैसा है, आपकी सोसाइटी का सर्कल कैसा है, वही बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जितना पेशेंस रख करके जितनी चीजें सीख सकते हैं उतना सीख लें, कम पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सीखने का मतलब कोई लिमिट है नहीं, पहली चीज, और सीखा हुआ कभी जाया नहीं जाएगा, ये तय है, ये तय है, 100% तय है। तो जो भी सीखोगे वो काम आएगा ही आएगा आपके, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ भी सीखो, और पता नहीं कहाँ काम आएगा, आपको पता नहीं होता। अरे बाप रे, मैंने ये तो ये इसलिए थोड़ी ना सीखा था, पर वहाँ काम आ गया। मैं आपको इसी के लिए बताता हूँ, छोटा सा था मैं, 9-10 साल का, तब से मेरे को ललक थी मूवीज देखने की। तो मैं क्या करता था, 2 टीवी थे घर में, एक टीवी को उठा करके छत पे ले आता, छोटे वाले को, अच्छा, बगल वाले घर से केबल का वायर जाता था, उसमें केबल का वायर लगाया, रात भर इंग्लिश मूवीज लाइन से। जो मूवीज मैंने मेरे बचपन में देखी वो मूवीज मैंने यहाँ आकर के डब करवाई। और इतनी सारी मूवीज जो मैंने बचपन में देखी थी वो यहाँ, जब मैंने एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने काम किया, बात है, तो मैं याद करता था कि यार तब भी मेरा डायरेक्शन शायद सही था। मतलब वो जो हुक थी, जो ललक थी, अगर आप अपनी राह पे लगे रहते हो ना तो ईश्वरीय कृपा आप पे होती रहती है। शायद मैं यही कहूँगा, ये ब्लेसिंग्स ही हैं, है ना, ये ब्लेसिंग्स ही हैं, ये ब्लेसिंग्स ही हैं, प्योर ब्लेसिंग्स हैं। कोई इशारा होता है ऊपर वाले का कि ये कर रहा है, ये कर ले, तू देख रहा है ना, सही कर रहा है। बिल्कुल सही। और एआई का जमाना आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, बहुत दहशत फैल चुकी है इस बारे में। क्या है हमारा फ्यूचर? अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी डिलीवरी मायने रखती है, और आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है, और आप परफॉर्म करना जानते हैं, मेरे ख्याल से आपको अभी डरने की जरूरत नहीं। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है तो उसको इम्प्रोवाइज कर लो, आप उसको इम्प्रूव करो आप, वो ज़रूरी है, क्योंकि एआई आ चुका है। पर क्या ये टेक्नीशियंस पे खतरे वाली बात नहीं आ गई है? खतरे वाली बात में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए खतरा तो हर तरीके से हो गया। मैं अभी लेटेस्ट में बात करूँ तो आपके जो MVOs हैं या FVOs हैं, या जो नरेशंस हैं, या जो डॉक्यूमेंट्री के नरेशन होते हैं वो हैं, बेसिकली एड में जो सिंगल लाइंस बचती हैं वो आजकल सब एआई से हो रही है कंप्लीटली, जो कि हमारे आर्टिस्ट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी वेंडर से, प्रोड्यूसर से, भाई
आर्टिस्ट को काम दो, एक ह्यूमन को काम दो बजाय कंप्यूटर को काम देने के। कंप्यूटर बनाया तो हमने ही है हालांकि, लेकिन कंप्यूटर हम पे अगर हावी हो गया तो फिर हो रहा है, हावी हो रहा है। आप एक कितने घरों का आप कितने आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, आप सोच के देखिए कितने आर्टिस्ट, हजारों की तादाद में हैं आर्टिस्ट, कई हजारों की तादाद में हैं आर्टिस्ट, लाखों करोड़ों। हाँ वही नहीं, मतलब मैं अगर लैंग्वेजेस की बात करें यस तो यस सबको मिला के अब क्या होता है कि आपने हिंदी करवा लिया, लैंग्वेजेस आपने एआई से डब करवा ली, दैट इज वेरी खतरनाक। तो बेचारे क्या करेंगे, रीजनल ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को सबको मिलके क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, तक हर बार हर आर्टिस्ट को एक साइन करके भेजना चाहिए। हमारे पूरी जो एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट है या अपना जो आइडा है या जो भी वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारी जो एसोसिएशंस हैं, मैं तो हाथ जोड़ के उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग ही इसको रोक सकते हैं। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ही आर्टिस्ट को काम मिलेगा, अदरवाइज पता चला कि कल को सारा काम यही कर रहा है, आप खुद घर बैठे। बट वही है ना, अलग बहुत तरीके की बातें हैं। हर बार यही होता है कि ठीक है आ जाओ, एक प्रचंड प्रलय की तरह आ जाओ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर लोग जब इतना नाटक देख लेंगे, इतना मोनोटोनस टोन देख, मैं कहने वाला था आपको है ना कि सैचुरेशन तो आएगा, सैचुरेशन आएगा, एक थ्रेशोल्ड लेवल आएगा जहाँ पे जाकर के शायद एक बार को बाकी लोग कहेंगे यार नहीं अब एआई नहीं, लेट्स कॉल आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट। एंड प्लस मे बी उस समय वापस जागृति आएगी इन्हीं थिएटर्स के लिए, इन्हीं कलाकारों के लिए। चलो यार प्ले देखने जाते हैं, हो गई ये फिल्में, क्या रियल आर्टिस्ट तो है नहीं, उनके एक्सप्रेशंस तक इतने रोबोट जैसे हैं, तो चलो जो भी होना होगा वो हो जाए, अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं, कुछ अच्छे के लिए आप इस्तेमाल करो। चलो आप मेडिकल में इस्तेमाल कर लो इसका, आप किसी चीज में जहाँ पे किसी मानवता को आप सपोर्ट कर रहे हो, पर मानव से आप छीन रहे हो कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। वही कह रहा हूँ, इसलिए मैं तो अपने जो वॉइस आर्टिस्ट के एसोसिएशन से बात कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी और जो एसोसिएशन से उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको नेशनल लेवल पे इस चीज़ को उठाया जाए और ये कहा जाए कि भाई आर्टिस्ट का काम मत छोड़ो, आर्टिस्ट का ऑलरेडी उनके पास वो चीज़ें करेक्ट। चलो इसी नोट पे बातें खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे एक अलग आपके साथ हमेशा बात करके मजा आता है। इट वाज गुड, बहुत मजा आया, बहुत सालों बाद हम शायद इस तरह से मिले हैं। इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। अच्छा काम करते रहो और जब हमारी जरूरत पर बुला लेना, हमारे कहीं साउथ में चक्कर लगवा देना। आपको कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। इन्हीं लम्हों से गुजर के में आपने देखा आज डबिंग डायरेक्शन की दुनिया को, वॉइस की दुनिया को फिर से जानने पहचानने का मौका मिला। और इसी तरह से जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा सब्सक्राइब करिए चैनल, लोगों को बताइए, अवेयरनेस, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना बुरा भी नहीं बोलते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के